मैं ये आसिफ शेख उनसे भी कहता हूं और हमारे एमएलए साहब को भी कहता हूं, अगर आपके अंदर सच में कौम की ईमानदारी है, आप पे अगर जज्बा है, तो इन आवाम के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, आम आवाम को इख्तिदार में लाके बिठाओ। लेकिन नहीं करेंगे। ये बिठाएंगे अपने चाचा को, ये बिठाएंगे अपने चाची को, ये बिठाएंगे अपने माँ को, ये बिठाएंगे अपने भाई को। हम क्यों उनको चुन के दे? बाहर रुको, साहब सो के उठ के आ रहे 12 बजे, है ना, जिनकी फजर 12 बजे 1 बजे होती है, ये तुम्हारे सियासी नुमाइंदे। मुसलमान एमएलए नहीं है, सिर्फ आकर अपने दायरे के अंदर बैठ के चुपके से यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के बाइट देने से तसल्ली नहीं है। आपको यहाँ के आवाम ने एमएलए बना के भेजा था, आप बड़े बड़े पार्टियों की नुमाइंदगी करते, क्यों बाहर आपका मुंह नहीं खुलता है? कौन सा डर है आपको? अल्लाह से बढ़कर कोई डर आपके दिल में घर करके बैठा हुआ है। वैसे ही जो है इस मालेगांव के अंदर एक गलत पैकिंग वाली पार्टी आ चुकी है, जो अपने आप को इस्लाम पार्टी कहती है। किसी का नाम शरीफ होने से वो शरीफ नहीं बनता है, किसी का नाम मुस्तकीम होने से वो सिरातल मुस्तकीम पे नहीं होता है। अपनी इज्जत की बात है, अपनी डिग्निटी की बात है। डिग्निटी मतलब क्या? नाम डिग्निटी होने से डिग्निटी आती है। डिग्निटी वो होती है जहां पे एक मुसलमान रहते हुए एक शहरी होते हुए मुझे इज्जत की जिंदगी हो। भोंगा 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 करते जो भाजपा का अनाधिकृत अश्लील भोंगा, आपको कौन जानते होंगे, किरीट सोमैया, शर्म से डूब मरो। क्यों? क्योंकि चंद लोग है ना, 3-4 खानदान हैं जो घूम घूम के अलग अलग पार्टी से आते हैं और आप पे राज करते हैं। अगर मालेगांव को अगर आजादी चाहिए, मालेगांव को अगर तरक्की चाहिए, भाइयों और बहनों याद रखना, आपको इस सियासी गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। और ये जो बैठे हुए ना ठेकेदार बनके, इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे एसडीपीआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कलीम साहब, नासिक जिला सदर मजहर साहब, हमारे स्टेट के जिम्मेदारान मुश्ताक साहब, अब्दुल्ला साहब और दीगर मोहतरम साथियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ रखना था, आपके सामने रखना था, मगर वक्त की किल्लत है। बहुत कम वक्त में जो है मुझे बहुत से बातें कहनी होंगी। मालेगांव जिसकी एक अपनी पहचान है, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में मालेगांव अपनी एक अलग समाजी और सियासी पहचान लेके चलता है। इस मजदूरों के शहर में, इस मजदूरों का शहर जिसकी पहचान है, वो एक सियासी मजबूरों का या सियासी मजबूरी का एक गढ़ बन चुका है। अभी कुछ दिनों में, एक हो सकता है 1 आध महीना भी ना हो, यहाँ पे कारपोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं। इसके मद्देनजर भी मुझे कुछ चीजें बोलना है आप लोगों को, लेकिन उसके पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इब्राहिम साहब, उन्होंने बोला कि हम ये जानना है कि एसडीपीआई क्यों जरूरी है और एसडीपीआई है क्या चीज। और मैं ये बोलना चाहता हूं, ये एसडीपीआई क्यों जरूरी है, उससे पहले सियासत क्यों जरूरी है वो जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत दीनदार हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ये सियासत जो है ये गंदगी है, इससे दूर रहना है, हमें इसमें शामिल नहीं होना है। मैं यही सोच अक्सरियत में लोगों की रह चुकी अब तक, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज यही सियासत जो है ये तय कर रही है कि आप क्या खाएंगे। यही सियासत तय कर रही है
कि आप अजान देंगे नहीं देंगे। यही सियासत तय कर रही है कि आपके बच्चियां हिजाब पहन के कॉलेज जाएगी नहीं जाएगी। यही सियासत तय कर रही है कि आप जो है गैरों के बीच में बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे। और यही सियासत ये जुर्रत कर रही है कि अगर आपको कुरान पढ़ना है तो हिंदुस्तान में नहीं रहना पड़ेगा। अभी चंद दिन पहले एक आमदार ने बोला, लोढ़ा नाम है उनका, अगर हिंदुस्तान में रहना, कुरान अगर पढ़ना है तो पाकिस्तान जाना होगा। कहने का मकसद यह है, यह सियासत आपके घर में दाखिल हो चुकी है। ना सिर्फ घर में, यहां तक कि आपका निकाह कैसे होगा यह सियासत तय करना चाहती है। आप जो है किस तरीके से अपने वारिसिन को बंटवारा करना चाहते हैं, यह सियासत तय करना चाहती है। यह सियासत तय करना चाहती है कि आप आपके बीवी को तलाक कैसे देंगे। ये शरीयत में मदाखलत करने की जरूरत ये सियासत कर चुकी है और कर रही है। मसला यह है कि जब इतने मसले चल रहे हैं, इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, आज महाराष्ट्र की बात करता हूं मैं हिंदुस्तान की सियासत की बात नहीं करूंगा। पिछले हफ्ते कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस के ताल्लुक से, अभी सुना होगा मराठी में एक बोला जाता है आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक बहिष्कार मतलब इकोनॉमिक बाइकॉट। नितेश राणे और टिल्लू पिल्लू वो भी बोलता है और भी दीगर बोलते हैं। पता है आपको उसका इंपैक्ट क्या हुआ है, उसके असरात क्या हुए पता है आप लोगों को? आपने शायद खबर नहीं सुनी। मैं आप लोगों को इस सियासत की संजीदगी बोलना चाहता हूं। कोंकण के अंदर 15 दिन पहले एक आफताब नाम का एक मुस्लिम व्यापारी था। वो बेचारा फूल बेचता था, अपना जो भी है घर का 2 बच्चे और बीवी और बूढ़े माँ बाप को संभालता था। लेकिन चंद हिंदुत्ववादियों ने, वो है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग का, यही नितेश राणे की कॉन्स्टिट्यूंसी मतदार संघ, वो चंद दिन पहले हिंदुत्ववादियों ने उन्हें बोला 1 महीने से कि ये मुसलमान है, हम इसको व्यापार करने नहीं देंगे। वो बार बार पुलिस के पास जाता रहा, ग्राम पंचायत के पास गया, वो लेटर लिखे, दरख्वास्त की। पिछले 10 दिन पहले एक खिलौने के दुकान उसको लगाना था, जो मेला होता है उसके अंदर, वो गिड़गिड़ाता रहा, नहीं दिया गया। पैसे से पूरे पैसे देके खिलौने लेके आया था। आप यकीन मानिए, सुबह के तहज्जुद के वक्त में उठ के उसने एक वीडियो बनाया। वो वीडियो में बोलता है, आंख में आंसू ला के बोला उसने कि मैं बहुत मजबूर हूं, इन हिंदुत्ववादियों ने हमारा बहिष्कार किया है कि हमारे से खरीदी नहीं करना है, हमसे कोई माल नहीं खरीदना है, मैं मजबूर हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं जान देने के लिए मजबूर हूं क्योंकि मेरा गुनाह यह है कि मैं मुसलमान हूं। यह हालात सिर्फ वहां नहीं है मेरे भाइयों, यहां से चंद किलोमीटर दूरी के ऊपर जलगांव है। 1 महीने के अंदर वहां पे 1 महीने के अंदर 3 नौजवानों का लिंचिंग हुआ, मॉब लिंचिंग 3 नौजवानों का। करने वाला कौन? यही शिव प्रतिष्ठान, जिन्होंने विशालगढ़ के अंदर मस्जिदों की योजना ढाने का काम किया था। वो 3 मॉब लिंचिंग होने के बाद में उस केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो ऑफिसर 1 महीने के बाद में वही लोगों की जो संस्था है उसके रैली में शुमार होता है, और कई 100 लोग जो ना तलवारों के साथ रैली निकालते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये हालात मुल्क के जो चल रहे हैं, इसमें आपकी हर चीज तय कर रही है। अब सवाल यह है कि हमारे लिए कौन बात करता है, हमारे लिए कौन बात करता है? बहुत सारे लोग आएंगे, मोहब्बत की दुकान चलाए, लेकिन क्या आपने देखा है मोहब्बत की दुकान में मुसलमान अलाउड नहीं है? मोहब्बत की दुकान चली, लेकिन जहां फसाद होता है, जहां मॉब लिंचिंग होता है, कोई नहीं आता आपके लिए। कौन आता है आपके लिए? इतना तो छोड़िए, हमने रोड, रास्ता, पानी, इसकी तो मुसलमान उम्मीद भी नहीं रखता है, लेकिन कम से कम हमारी जान, हमारी माल, हमारी अहलो अयाल से बढ़ के नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। जब नामों से रिसालत के ऊपर, जब नबी के शान में गुस्ताखी होती है, एक माइक का लाल बता दो आप लोग,
जो उस बुनियाद पे जिसका दिल दहला हो और उसने सियासी तौर पे मजबूत आवाज उठाई हो। अफसोस की बात बोलना पड़ता है कि वो रामगिरी महाराज का जब मसला हुआ, शिंदे जो उस वक्त में मुख्यमंत्री थे आकर बोले कि इनके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। और अफसोस, सद अफसोस, हमारे मसलों पे जिनकी जबानें नहीं खुली वो जाकर मुख्यमंत्री शिंदे साहब की जब नया बंगला बनता है तो वहां जाके गृह प्रवेश की वहां पे अटेंडेंस देते हैं। हमारे एमएलए साहब, आपको तकलीफ नहीं हुई? नबी की शान में गुस्ताखी हो रही थी। मसला यह है यहाँ पे सियासत उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नबी की शान, हमारी हुर्मत और हमारी इज्जत प्यारी नहीं है। ये सियासत हमारे जूते के नोक पे जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ रुकते हैं, वो वहां तक नहीं रुकी गाड़ी। उसके बाद आप देखिए यही सियासत के अंदर आज आमदार के इलेक्शन के पहले, एमएलए इलेक्शन के पहले, आपके अभी जो आसिफ साहब है वो बहुत कश्मकश में थे कि कहीं मुझे सहारा मिल जाए अजीत पवार साहब का। वो गुलाबी ख्वाब देख रहे थे। आजकल उन्होंने अपने पार्टी का रंग गुलाबी किया हुआ है ना। वो गुलाबी सपने देख रहे थे, लेकिन उनको अंदाज आ गया कि मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यही गुलाबी पार्टी है, यही गुलाबी पार्टी है अजीत पवार की जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है सपोर्ट किया। यही गुलाबी पार्टी है जिसके संग्राम जगताप बोलता है कि उठाओ दांडे भगाओ लांडे। कौन सा माइक का लाल यहाँ पे मुसलमान एमएलए नहीं है। सिर्फ आकर अपने दायरे के अंदर बैठ के चुपके से यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के बाइट देने से तसल्ली नहीं है। आपको यहाँ के आवाम ने एमएलए बना के भेजा था। आप बड़े बड़े पार्टियों की नुमाइंदगी करते, क्यों बाहर आपका मुंह नहीं खुलता है? कौन सा डर है आपको? अल्लाह से बढ़कर कोई डर आपके दिल में घर करके बैठा हुआ है? इतना ही नहीं है, आज जो लोग अपनी गंदी सियासत के लिए, गंदी राजनीति के लिए ये लोगों ने चोले ओढ़ रखे हुए। चंद लोग आते हैं कि ब्रांड अलग होता है लेकिन नकली ब्रांड होते हैं, जैसे पेप्सी का बनता है, आदिदास की शूज आते हैं, वैसे नकली ब्रांड आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है, उनके अंदर वो हुनर नहीं है, उनके अंदर वो दम नहीं है, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है। इसीलिए कुछ लोग जो ना गलत पैकिंग में आते हैं। वैसे ही जो है इस मालेगांव के अंदर एक गलत पैकिंग वाली पार्टी आ चुकी है जो अपने आप को इस्लाम पार्टी कहती है। कुछ शर्म है तुम में? जब कल को भाजपा वाला ये बोलेगा कि ये इस्लाम पार्टी ने जो है इसने जो है रिश्वत खाई, यही भाजपा वाला अगर कल को बोलेगा इसे इस्लाम पार्टी जो है ना बकवास है, नौजुबिल्ला, आप आपके गंदी सियासत के लिए हमारे इस्लाम को घसीट रहे। आप बनाइए जो करना है कीजिए, लेकिन इस्लाम को बदनाम नहीं करना है। तो ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या आ रहा है, गलत पैकिंग में गलत मटेरियल आ रहा है। सिर्फ उतना ही नहीं है, आप लोग भोले भाले हैं, किसी का नाम शरीफ होने से वो शरीफ नहीं बनता है, किसी का नाम मुस्तकीम होने से वो सिरातल मुस्तकीम पे नहीं होता है। अपनी इज्जत की बात है, अपनी डिग्निटी की बात है। डिग्निटी मतलब क्या? नाम डिग्निटी होने से डिग्निटी आती है। डिग्निटी वो होती है जहां पे एक मुसलमान रहते हुए एक शहरी होते हुए मुझे इज्जत की जिंदगी हो। आज मुझे बताइए, मालेगांव के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूं, इस मालेगांव शहर को पूरी तरीके से सियासी तौर पे, ज़हनी तौर पे गुलाम बनाया गया है, और गुलाम बनाने वाले 5 फैमिलीज है। इन 4 से 3 फैमिलीज ने गुलाम बनाया। सत्ता पलट पलट के आती है, अलग अलग पार्टियों के रूप में लोग आगे आते हैं, लेकिन ये खानदानी सियासत खत्म नहीं होती है। ये 3-4 खानदानों ने इस मालेगांव के लोगों को ज़हनी गुलाम और सियासी गुलाम बना के रखा हुआ है। इस ज़हनी गुलामगिरी और सियासी गुलामगिरी से आजादी दिलाने के लिए एसडीपीआई आ चुकी है। ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग नहीं आए। हम आपको, आपके हुकूकों को और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं। हमको इलेक्शन आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये जो ज़हनी गुलामगिरी यहाँ पे थोपी गई है, इसके लड़ने के लिए आए हैं। कुछ लोग जिक्र करते हैं
कि एसडीपीआई वाले कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, लेकिन जितने हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह मर्द लोग हैं और लड़ने की हिम्मत रखते हैं। कुछ लोग बोल आपने क्या काम किया, हमारे पास एक भी एमएलए नहीं है महाराष्ट्र में, एक भी कॉर्पोरेटर नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं हमने क्या काम किया। कुछ लोगों ने गिना है काम, बहुत सारे निचले रोड पे शहर लेवल पे बहुत सारे काम किए, लेकिन हमने वो काम किया जो एमएलए रहते हुए और बाकी लोग रहते हुए नहीं कर पाए। क्या आप लोगों ने विशालगढ़ के मस्जिद को डिमोलिश होते हुए नहीं देखा, गिराते हुए वीडियो देखा था कि नहीं देखा था? पता है ना, वो गिराने वाला जो था ना रवि पड़वड़, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली एसडीपीआई। इसके पहले मॉब लिंचिंग, जो इसके पहले जो लड़ते थे मोहसिन मर्डर केस, इंडिया की पहली मॉब लिंचिंग केस, उस मॉब लिंचिंग के अंदर जो आरोपी था धनंजय देसाई, जो हिंदू राष्ट्र का ये था, उसको 5.5 साल जेल में सड़ाने वाली एसडीपीआई। हमारे नबी के शान में कुरान के तौहीन करते हुए एक मूवी आई थी हम दो हमारे 12, उस मूवी के डायरेक्टर्स, उसके टीम और मूवी को पूरा बर्बाद करने वाले अगर केसेस डाल के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाले वो एसडीपीआई। वसीम रिजवी मरदूद जानते हैं ना आप लोग, उसने भी एक फिल्म बनाई थी राम जन्मभूमि के नाम से, वो फिल्म पे बैन लेके आने वाले, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाले एसडीपीआई। भोंगा 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 करते जो भाजपा का अनाधिकृत अश्लील भोंगा, आपको कौन जानते होंगे, किरीट सोमैया। वो किरीट सोमैया पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा था भोंगे के ताल्लुक से, भोंगा निकालो भोंगा निकालो। वो तकरीबन महाराष्ट्र में सबसे पहले उस किरीट सोमैया डर के भगाने वाले अगर कोई थे मुंबई के अंदर, वो एसडीपीआई। जाके चेक कर लो। वो मालेगांव में आया, लफड़े कर रहा था, उसको फेस टू फेस करने की हिम्मत दिखाने वाले एसडीपीआई। उसके बाद में वक्फ की जमीन का घोटाला आप लोगों को मालूम होगा, 1200 करोड़, आप आंकड़ा गुमान कीजिए, 1200 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में बेची गई। उस वक्फ के घोटाले के अंदर वक्फ के सीईओ लेको चेयरमैन या उनके वक्फ बोर्ड के कच्चा चिट्टा बाहर निकालने वाली एसडीपीआई, और उसके चलते वक्फ के चेयरमैन साहब ने हमारे पे केस की, बोले हमारा नुकसान हुआ, एसडीपीआई ने हमारा वक्फ का घपला बाहर निकाली, ये सब चीजें की, हमारी बदनामी हो रही बोल के 10 करोड़ 55 लाख की केस मुझ पे की गई। किस वजह से की गई? क्योंकि वक्फ का घपला बाहर निकाला। गरीब मुसलमानों को 3 से 4 लाख का लोन मिलता था बगैर ब्याज का, वो पूरा पैसा खाने वाले राष्ट्रवादी लोगों का पूरा डॉक्यूमेंट पुरावे के साथ में, यहां तक कि वो महामंडल ने महाराष्ट्र के जो गरीबों को लोन मिलना चाहिए था, गरीब बच्चों को जो रोजगार करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से लोन मिलता था, ये लोगों ने क्या किए, मटका चलाने वाले को इन्होंने लोन दिए और गिरवी बोल के इन्होंने मस्जिद की वक्फ की जमीन गिरवी रखे। उनको सजा दिलाने के लिए कोशिश करने वाले, उनको पूरा एक्सपोज करने वाले अगर महाराष्ट्र में कोई है जिसके तहत में यहाँ का माइनॉरिटी मिनिस्टर चेंज हुआ, वो मिनिस्टर चेंज करने की ताकत रखने वाली एसडीपीआई। क्या गिनाऊं आपको, क्योंकि काम बहुत कुछ है, लेकिन आज हमारे पास एक कॉर्पोरेटर नहीं रहते हुए ये कौम मिल्लत के लिए करने वाले हम लोग। कुछ लोग वक्फ के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस लिए गए, अलग अलग जगह वक्फ के कॉन्फ्रेंस लिए गए। क्या आप लोगों को मालूम है, मुझे वो पार्टी का नाम बताओ जो अल्लाह के घर के हिफाजत के लिए रास्ते पे आके लड़ी हो। वो वाहिद पार्टी है। या एसडीपीआई ने महाराष्ट्र के अंदर 7 से 8 जगह केसेस हो गए उनके लोगों के ऊपर, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाली वक्फ अमेंडमेंट को बिल को रास्ते पे लड़के वापस करने वाली सिर्फ एसडीपीआई थी। और ये बोलना चाहता हूं, वक्फ का प्रोटेस्ट किया, इसके लिए हमारे पदाधिकारियों के ऊपर 30 पार की नोटिस निकाले गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये नोटिस, ये केसेस मेडल है हमारे लिए, क्योंकि
कि हमने चोरी चकारी नहीं की, हमने किसी का पैसा नहीं खाया। अफसोस की बात है, इस मालेगांव के अंदर खाए ना बहुत कुछ खाए, कम से कम जो ड्रेनेज में से जो नापा की जाती है ना, वो ड्रेनेज का पैसा तो छोड़ते। ये सबने खाया हुआ है पैसा, वो कई 100 करोड़ का घपला है। एसडीपीआई इंशाल्लाह उसको एक्सपोज करेगी और हम लोग आगे भी इंशाल्लाह उनको सामने लेके आएंगे। ना सिर्फ उसका, मैं आपको बोलते चलूं, आने वाले चंद दिनों के अंदर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अजीत पवार के लड़के पार्थ पवार ने एक बहुत बड़ा जमीन का घोटाला किया पुणे के अंदर, सुना है आप लोगों ने? कई 100 करोड़ की जमीन लिए, उसका टैक्स ही नहीं भरे। मैं आपको बोलते चलूं कि जो आपने इसके पहले वक्फ के ताल्लुक से जो सुना है ना, 1200 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में बेची गई। उस मसले के अंदर इनका क्या रोल है, इंशाल्लाह 2 या 3 दिन पेपर के साथ में आएंगे और उनके पूरे कपड़े फाड़ के बताएंगे किस तरीके से वक्फ की जमीनें लूट रही है। सबूत पूरे हैं, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, लड़ेंगे। कहने का मकसद ये भाइयों, यहाँ पे कब तक आप लोग खानदानी सियासी लोगों के हम लोग गुलाम बनते रहेंगे? क्यों हमें वो लोग नहीं चाहिए जो हमारी बात करे, जो हमारे मसलों पे बात करे? यहाँ मजदूर लोग हैं, वो बेचारे रोज जाते हैं, कमा के खा के आते हैं, उनके भी तो मसले हैं। अरे हमको कम से कम स्कूल अच्छे से दे दो, पढ़ने के लिए स्कूल दे दो। ये वाहिद और माशाअल्लाह कॉरपोरेशन है यहाँ पे, जो मुसलमान बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोलने के बजाय स्कूल बंद कर देती है। शर्म से डूब मरो। क्यों? क्योंकि चंद लोग है ना, 3-4 खानदान हैं जो घूम घूम के अलग अलग पार्टी से आते हैं और आप पे राज करते हैं। भाइयों, किसी एक शख्स के खानदान की सियासत को मजबूत नहीं किया जा सकता। जब तक आप ये करते रहेंगे ना, ये चाहेंगे कि आप जो है ना प्रॉब्लम में रहो, वो चाहते हैं कि आपके मोहल्ले के सामने गटर बहे, वो चाहते हैं कि आप उनके पास हमेशा जाते रहो। अगर मालेगांव को अगर आजादी चाहिए, मालेगांव को अगर तरक्की चाहिए, भाई और बहनों याद रखना, आपको इस सियासी गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। और ये जो बैठे हुए ना ठेकेदार बनके, इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हमें, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो सोच रखता है ना, हमको सोच रखने वाले, जहनियत और सियासी जहन रखने वाले और लड़ने की सिफात रखने वाले लोगों को चुन के देने की जरूरत है। क्योंकि आज की जो सियासत हुई है ना, पूरा हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का अगर चुनाव रहेगा तो भी मोदी जी क्या बोलते हैं? मंगलसूत्र, मोगल, ये सब बातें करते हैं। ये आज की सियासत के ऊपर आरएसएस का पूरा इस पे लोड है और कोई हिचकिचाहट नहीं है मुझे कि आरएसएस जैसी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन आज हिंदुस्तान के सियासत पे दखल दे रही है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, 7 अजूबे हैं दुनिया में। कितने? 7 अजूबे हैं। अगर आपको कोई आरएसएस का बंदा अगर देशभक्त नजर आए ना, याद रखना वो दुनिया का 8वां अजूबा होगा। क्योंकि ये नस्ल ऐसी है कि इसके अंदर देशभक्त हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देशभक्ति तो हमारे अंदर है। क्योंकि हमने, हमारे उलमाओं ने जो है ना, तकरीबन 30 से 40 हजार उलमाओं ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते लड़ते फांसी पे, सूली पे चढ़े हुए। और इनकी तारीख क्या है? 60 रुपए अंग्रेजों की भीख लेके जिंदगी गुजारने वाले ये लोग आज आके हमें पूछते हैं कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, सर्टिफिकेट। ये तोतला, ना सिर्फ इनके कैरेक्टर खराब है, जाके देख लीजिए। नंगे वीडियो बनाने वाला ये किरीट सुमिया, ये आके हमको पूछेगा हम शहरी है क्या नहीं। इनकी औकात हमने दिखा दी थी उसको अपोज करके, और आगे भी ना सिर्फ दिखाएंगे, इंशाल्लाह कोर्ट में लड़ेंगे। कहने का मकसद ये भाइयों, सिर्फ एक आग के नाम दिखा के, इस्लाम के नाम पे, या फिर मुसलमानियत दिखा के, दीनदारी दिखा के वो आप वोट में मत बदलो भाइयों। ये मालेगांव को तय करना है कि क्या उनके हालात बदलना है या नहीं बदलना है। क्या ये लोग 5 साल इसके पहले एमएलए नहीं थे? थे ना, लेकिन क्यों नहीं करते? अभी बोलते हैं कि हम लोग जब विधानसभा में जाएंगे
तो मैं नीतीश राणा को तमाच मार दूंगा। ये क्यों भाई? इतने दिन तक क्या हुआ था? जब आप थे तब उस टाइम पे क्या किए? हम पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो परभनी में जुल्म हो, नांदेड़ में जुल्म हो, जलगांव में जुल्म हो, या फिर कोल्हापुर में जुल्म हो, या फिर कोंकण में जुल्म हो, उस जुल्म के लिए रुकने वाली वाहिद लीडर, ईमानदार अगर मुजाहिदों की कोई जमात और एसडीपीआई वो सियासी जमात तो एसडीपीआई है। वरना क्योंकि हम लोग जो आए हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं हमको, कुछ हमारे मेंबर्स को डराने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी आपके एक्स एमएलए है आसिफ शेख और बाकी कुछ लोग बोले एसडीपीआई से दूर रहना, एक आने वाले 2-4 महीने में जो है ना एजेंसी उनके पीछे पड़ेगी। किसको डरा रहे तुम? किसको डरा रहे तुम? अरे जो लोग मरने के अरमान लेके, तड़प लेके एसडीपीआई में काम कर रहे हैं, उनको तुम एजेंसी का डर दिखा रहे हो? हाँ? और ये बोलना चाहता हूं, हमको ये एसडीपीआई वाहिद है जो सबसे ज्यादा यहाँ के कानून का पालन करते हुए चलते। सबसे ज्यादा अगर कोई जमात सियासी तौर पे कानून का इस्तेमाल करना जानती है ना, तो एसडीपीआई है। और हम बोलते हैं कि हमारे लोगों को बोलते हैं कि हमारे लिए संविधान और देश का कानून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे मर्तबा, चाहे वो रिलीफ हो, बारिश हो, या फिर आफत हो, या फसाद हो, सबसे ज्यादा पुलिस से जहां मदद पड़ती है हम सबसे ज्यादा उनको हेल्प करते हैं। लेकिन हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने उनकी गुलामगिरी ले ली। तो ये डराना छोड़ दो। जब मौलाना आजाद का हमने घपला, मौलाना आजाद जो महामंडल है उसका जब लोन का घपला हम लोगों ने बाहर लेके आए, उस वक्त में जो है एक 18 डिस्ट्रिक्ट्स में, तकरीबन महाराष्ट्र के 18 डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि 18 डिस्ट्रिक्ट में मौलाना आजाद के ऑफिस पे हमने इंस्पेक्शन किए। बाकायदा हम लोग फाइल खोल खोल के चेक किए। एक दिन में, वाहिद एक दिन में पूरे ऑफिस में रेड के जैसा हमने रेड मारने वाले एसडीपीआई। तो ये कानून, ठीक है, तो कानून और ये सारी चीजें जो है ना वो चीज सिखाते। अच्छा, ये एसडीपीआई है किसकी पार्टी? आपको अगर बोला जाए कि मनसे किसकी पार्टी है, राज ठाकरे की। शिवसेना किसकी? अब वो भी 2 हो गए। जो दूसरों को तोड़ने की बात करते खुद टूट गए। 2 उद्धव ठाकरे की बोलेंगे, मैं तो सेना को, मैं छोड़ो, शिंदे साहब को छोड़ दीजिए आप। दूसरा, और समाजवादी किसकी पार्टी है? किसकी किसकी है? मालेगांव वालों को मालूम है ना, उनकी है। आरजेडी लालू यादव की है। राष्ट्रवादी किसकी है? वो भी 2 हो गए वर्जन, एक अजित पवार, एक शरद पवार। एसडीपीआई है किसकी पार्टी? भाई और बहनों, हम आपको किसी खानदान के सियासी गुलाम बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी नेता का गुलाम बनाने के लिए आपको नहीं आए। ये एसडीपीआई अगर किसी की पार्टी है तो वो आम आवाम की पार्टी है। यहाँ पे आपको किसी का खानदान नजर नहीं आएगा। वो सलाहियत वाले, वो लड़ने वाले मुजाहिद नजर आएंगे जो सियासी इक्तिदार हासिल करके जो है ना लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो एसडीपीआई किसी की पार्टी अगर है तो वो आवाम की पार्टी है। ना मेरी पार्टी है, ना मजहर की पार्टी है, ना कलीम साहब की पार्टी है, ना अब्दुल्ला भाई की पार्टी है। यहाँ पे रिश्तेदारी घर देख के पोस्ट नहीं दिए जाते। अब इलेक्शन आने वाला है ना, अगर कौम मिल्लत का आप पे सच में दर्द है, मैं ये आसिफ शेख उनसे भी कहता हूं और हमारे एमएलए साहब को भी कहता हूं, अगर आपके अंदर सच में कौम की ईमानदारी है, आप पे अगर जज्बा है, तो इन आवाम के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, आम आवाम को इक्तिदार में लाके बिठाओ। लेकिन नहीं करेंगे। ये बिठाएंगे अपने चाचा को, ये बिठाएंगे अपने चाची को, ये बिठाएंगे अपने माँ को, ये बिठाएंगे अपने भाई को। हम क्यों उनको चुन के दे? क्यों चुनकर दे? बताइए मुझे, क्या सियासी उन्होंने हमारे लिए काम किया हुआ है? क्योंकि वो शेख खानदान में पैदा हो गए, इसके लिए हमने ठेका लेके रखा है कि हम चुन के देंगे। क्यों चुन के दे? कब तक हम लोग जो बर्दाश्त करें? क्यों हमारी आवाज ना बने? हम लोग जो हमारी बात करे, जो अपनी बात करे, कब तक इनके सियासी गुलाम बन के बैठेंगे? याद रखना,
ये लोग अपने खानदान को बचाना चाहते हैं, या अपने खानदान की जो है ना गुलामी कराना चाहते हैं। ये आवाम के मसले लेके आएंगे, इस्लाम का नाम लेके आएंगे। पहले चीज तो ये मैं आवाम को गुजारिश करता हूँ, मैं पुणे से आया हूँ, मैं मालेगांव के आवाम से गुजारिश करता हूँ, इस्लाम हमारा बुलंद है, इस्लाम पाक नाम है, ये अल्लाह से और दीन से जुड़ा हुआ नाम है। इसके ऊपर गंदी सियासत करने मत दो आप लोग। जब भी कोई सियासत के लिए इस्लाम बोले उसको रोको, क्योंकि कल जाके भाजपा वाले जो है ना यही इस्लाम को लेके नौजुबिल्ला गाली देंगे, और बाद में जब हम केस करने जाएंगे तो पलट जाएंगे, बोलेंगे कि हमने तो ये इस्लाम पार्टी के बारे में बोला है। ये बचने का जो कवच बना के है ना, ये देने वाले इस्लाम पार्टी वाले हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये वक्त आ चुका है, एसडीपीआई जो है ना आम आदमी को इख्तियार में लाना चाहता है। हमारे बैठे हुए स्टेज पे जो मंच में बैठे हुए लोग हैं, कोई बता दे कि एक खानदान के दो लोग हैं। मेरा चैलेंज है, कोई बता दे कि दोस्त मिलके कुछ ग्रुप करके बना हुए हैं। यहाँ पे हर कोई जो जुड़ा हुआ है अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर सलाहियत है, उसके अंदर जो है ना जरूरत है सवाल पूछने की, उसके अंदर कमिटमेंट है, उसके अंदर इखलास है। इस बुनियाद पे जुड़ा हुआ है, ना कि दलाली करने के लिए। क्योंकि आज आगे कारपोरेशन इलेक्शन में आएंगे, ये लोग आपको 500 में गरीबों में जाके खरीदेंगे। यहाँ के माजी आमदार या ये लोग अपने एरिया से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? उनको मालूम है वहां पढ़े लिखे लोग हैं, हारने का डर सताता है, इसीलिए दूसरे जगह जाएंगे जहां पे 500,000 रुपए देके खरीद सकते। 500,000 में अगर आपने वोटिंग किया तो 500,000 में आपने 5 साल का मुस्तकबिल बेच दिया, और 500 आने वाले मुसीबतों के लड़ने के लिए जो है ना आप लोगों ने उनको खुला दरवाजा कर दिया। आप उनके पास मसले लेके जाएंगे, यहाँ के कॉर्पोरेटर्स जाके पूछो, जब मसले लेके जाते क्या बोलते हैं? हमने पैसे दिए थे, काम के लिए नहीं दिए। आपको नजदीक भी नहीं लेते, जल्दी हो बाहर रुको, साहब सो के उठ के आ रहे 12 बजे, है ना, जिनकी फजर 12 बजे 1 बजे होती है, ये तुम्हारे सियासी नुमाइंदे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आके यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ, हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए हुए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी अमानत है, आप लोग हाथ में लेना है और इसको मजबूत करना है। और मैं बोलते चलूं कि ये लोग इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है 5-10 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद में 5 साल वसूल नहीं करेंगे? करेंगे। अपने बच्चों का अपना मुस्तकबिल आप ना बेचे। मैं और एक बात तो आप लोग मालेगांव के लोगों ने एक जहन में रखना चाहिए, मालेगांव वो शहर है, मालेगांव वो शहर है जहां से वो अगर लीडरशिप अगर खड़ा कर देना, वो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकता है। ये उतनी उसके अंदर कैपेसिटी है और उस लायक ये शहर है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की दुनिया में एक मशहूर बंदा है जिसका नाम है सुपरमैन, जो लोगों के मसले सॉल्व करते फिरता था। मालेगांव वालों ने अपना सुपरमैन बना दिए थे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग वो सुपरमैन बनाओ जो महाराष्ट्र के मुसलमानों के मसले सॉल्व करने वाला बने। वो जिम्मेदारी आप लोग उठाना है।